अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर 11th लेक्चर इन स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है जी फिजिबिलिटी असेसमेंट एंड पिटफॉल्स ऑफ स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। पहले हम फिजिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। कुछ टेक्निक्स हैं जो कि इस्तेमाल की जा सकती हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि जी जो हम इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हैं तो उसका हमें फ़ायदा होगा भी सही कि नहीं, कितनी जल्दी हम उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करेंगे और उसके बाद हमें प्रॉफिट जो है वो आफ्टर रिकवरिंग इन्वेस्टमेंट कब होना शुरू होगा। उसके दो टेक्निक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है पिटफॉल्स। पिटफॉल जो लफ्ज़ है इससे मुराद है कि जब भी हमको बिज़नेस प्लान बना रहे हों तो क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, ख़ास तौर पे स्मॉल बिज़नेस मैनेजमेंट के लिहाज से, स्मॉल बिज़नेस प्लान्स के लिहाज से। सो दैट इज़ द टॉपिक फॉर टुडे। लेट्स डिस्कस फीजिबिलिटी असेसमेंट। फीजिबिलिटी से मुराद है कि जो हम लॉन्च कर रहे हैं बिज़नेस वो फीजिबल है कि नहीं, हमारे लिए वो करामद होगा कि नहीं होगा, प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा। तो उसको मेजर करने के लिए दो टेक्निक्स हैं जी। फर्स्ट इज़ सिंपल पे बैक मेथड और जो सेकंड इसके बाद होगा दैट इज़ कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू। सिंपल पे बैक मेथड, उसके नाम से ज़ाहिर है कि जी हम सिर्फ सिंपली ये देख रहे हैं कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उस पर पे बैक जो हमें हो रहा है, विच इज़ इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो उसको हम कैश आउटफ्लो कहेंगे, पैसा जो हम लगा रहे हैं बिज़नेस में। और जो हमें सेल्स हो रही हैं, जो फ़ायदा हो रहा है, जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो कैश इनफ्लोज़ हैं। तो जो पे बैक हमें हो रहा है, जो इनफ्लोज़ हमें हो रहे हैं, इन दिस केस ईयरली बेस पे हम देख रहे हैं, वो डिफ़ाइन किया जा सकता है कि आप टाइम पीरियड किस तरह से देख रहे हैं, हाउ मच टाइम डू यू हैव। और वो इन्वेस्टर पर डिपेंड करता है कि वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कितनी जल्दी रिकवर करना चाह रहा है। उसको रियलिस्टिकली ज़ाहिर सी बात है देखना होता है, क्योंकि अगर वो 2 महीने के अंदर रिकवर करना चाह रहा है तो वो ज़ाहिर सी बात है पॉसिबल नहीं होगा। तो बिज़नेस जो मैनेजर है वो उसको बताएगा कि जी इस इंडस्ट्री के अंदर जो है ऑन एवरेज कितना अरसा लगता है रिकवर करने में पैसा। तो उसके लिहाज से फिर पे बैक पीरियड का एक टेबल बनाया जाएगा जैसे आपके सामने है। इसमें टॉप पर लिखा हुआ है इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू $800,000। ये इन्वेस्टमेंट की गई इनटू द स्मॉल बिजनेस। और आपको फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है ईयर 1, ईयर 2, 3 एंड 4। कैश इनफ्लोज भी गिवन है। पहले साल में $250,000 इनफ्लो है, सेकंड में 400,000 है, थर्ड में 300,000 और फोर्थ में 450,000 है। और जो थर्ड कॉलम है उसको लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज की। जो ये कैश फ्लोज सेकंड कॉलम वाले हैं वो ऐड अप होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल पहले साल में चूंकि सिर्फ 250,000 ही है तो वो एज इट इज़ हम थर्ड कॉलम में लिख देते हैं। सेकंड ईयर में 400,000 इनफ्लो है, अब ये ऐड हो जाएगा थर्ड कॉलम में 400,000 प्लस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 250,000 इनफ्लो था ईयर 1 का। इन दोनों को हम ऐड कर लें तो हमारे पास अब $650,000 आ जाता है फर्स्ट 2 ईयर्स का। थर्ड ईयर में इनफ्लो 300,000 है तो ये 3 लाख जो है ये 300,000 अब 650,000 के अंदर ऐड हो जाएगा तो हमारे पास 950,000 आ जाएगा। और बिल आखिर फोर्थ ईयर में 450,000 इनफ्लो है तो हमारे पास क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो 1,400,000 हमारे सामने आ गया जी। ठीक है, और ये फोरकास्टेड फिगर्स हैं। ठीक है जी, हमने फोरकास्टिंग जो है वो डिस्कस की हुई है। हमने उससे प्रीवियसली ब्रेक इवन वॉल्यूम भी हमने देखा। तो हमें आइडिया है कि इस तरह से ये फिगर्स कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी आप फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज के ज़रिए आपने सेल फोरकास्ट की और ब्रेक इवन वॉल्यूम के ज़रिए आपको पता है कि कितने यूनिट्स प्रॉफिटेबल हैं, उन पर कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये फिगर्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं पहले से, और सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो कि ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये फोरकास्टेड डेटा है, ऐसी बात अभी बिज़नेस लॉन्च नहीं हुआ। जो भी डेटा आपके सामने है ये आप अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं वैल्यूज़, एग्जैक्टली तो नहीं, आपके पास सेल्स डेटा नहीं है। एनीवे, सो अब ये फिगर्स हमारे सामने हैं, हमने देखना है कि जी टारगेट क्या है इन दिस सिचुएशन। टारगेट जो था इन्वेस्टर के लिए और स्मॉल बिजनेस मैनेजर जो उसके लिए मैनेज कर रहा है उसका बिजनेस, वो ये है कि जी विद इन 3 ईयर्स हमने अगर अचीव कर लिया है पे बैक, यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो थी $800,000 वो रिकवर हो गई है विद इन 3 ईयर्स, तो इसका मतलब है कि बिज़नेस जो है वो फीजिबल है, हम इसको कर सकते हैं। अगर 3 साल से ज़्यादा का अर्सा लग रहा है 800,000 रिकवर करने में तो फिर वो फीजिबल नहीं है, और उसमें फिर जो है इन्वेस्टर जो है वो बैकआउट कर जाएगा और वो बिज़नेस लॉन्च करने से पहले ही आइडिया जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगा और वो इन्वेस्टमेंट फिर कहीं और लगाई जाएगी। ओके जी, तो हम देख सकते हैं इवन फ्रॉम जस्ट द टेबल के थर्ड ईयर जो है उसमें क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कितनी होगी जी 950,000, मीनिंग कि आपने 800,000 जो है वो अचीव कर लिया टारगेट एट द एंड ऑफ ईयर 3, बल्कि उसके ऊपर भी आपको और फर्दर प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि 950,000 आपको इनफ्लोज हो रहे हैं।
बाय दैट पॉइंट, तो आपको बल्कि मोर देन 800,000 150,000 जो डॉलर्स हैं वो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो चुका होगा एट द एंड ऑफ ईयर 3 कि 950,000 में से 800,000 निकालें तो आपके पास 150,000 बचता है। तो ये तो पता चल जाता है सिर्फ इसको एक नज़र देखने से ही। लेकिन आप इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं और आप फिगर आउट कर सकते हैं एग्जैक्टली कि कितने अरसे में आप अपना 800,000 वाला जो फिगर है वो अचीव कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है जी, वो लिखा हुआ है सिंपल पे बैक पीरियड इज इक्वल टू ईयर्स बिफोर फुल रिकवरी। ठीक है जी, फुल रिकवरी से पहले वो कौन सा साल था। फुल रिकवरी तीसरे साल में हो गई है, हमें नज़र आ रहा है टेबल से कि जी हमने 8 लाख क्रॉस कर ली। उससे जो प्रीवियस ईयर है दैट इज़ ईयर 2 जो कि रेड से हाईलाइट किया हुआ है। तो ईयर्स बिफोर फुल रिकवरी वो हमें नज़र आ गया कि जी सेकेंड ईयर है, प्लस अनरिकवर्ड कॉस्ट एट स्टार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है जी, अनरिकवर्ड कॉस्ट कितनी थी तीसरा साल स्टार्ट होने से पहले, तीसरे साल में रिकवर हो रहा है उससे पहले कितनी अनरिकवर्ड थी। 650,000 रिकवर हमने कर लिया है, 800,000 में से 650,000 रिकवर हमने कर लिया है जो कि रेड से हाईलाइट हुआ है। तो 650,000 को आप 800,000 में से माइनस करें तो अनरिकवर्ड जो कॉस्ट रिमेनिंग थी एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 3 इज़ 150,000। ठीक है जी, आप 8 लैक्स में से 650 जो है वो माइनस करते हैं तो यू विल गेट 150,000। तो अनरिकवर्ड कॉस्ट एट स्टार्ट ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। तो जो तीसरा साल है जिसमें रिकवरी हो रही है उसमें कैश इनफ्लो कितना है वो हमें नज़र आ रहा है जी। ईयर 3 में इनफ्लो उस साल 3 लाख था, 300,000 जो कि रेड से हाईलाइट हुआ हुआ है। तो इन वैल्यूज़ को आप डालें इस मामले में। अब है जी ईयर्स बिफोर फुल रिकवरी कितना है 2, प्लस अनरिकवर्ड कॉस्ट कितनी थी बिफोर ईयर ऑफ रिकवरी दैट इज़ 150,000 क्योंकि 8 लाख में से आप 6.5 लाख निकालें तो 1.5 लाख रह जाता है, डिवाइडेड बाय कैश फ्लो ड्यूरिंग द रिकवरी ईयर जो कि 3 लाख था। इनको हम कैलकुलेट करें जी, 2 प्लस 150,000 डिवाइड बाई 300,000 तुम्हारे पास आता है जी 2.5 ईयर्स, यानी कि 2.5 साल के अंदर हमने अपना जो 8 लाख का टारगेट है वो अचीव कर लिया है। 2.5 साल आपने अचीव कर लिया, अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर ली, और जो रिमेनिंग है हाफ ईयर जो ईयर 3 का जो बाकी हाफ है उसमें आपको अब प्रॉफिट हो रहा है। ठीक हो गया जी। सो दैट इज़ हाउ यू कैलकुलेट फॉर सिंपल पे बैक पीरियड। अब मसला क्या है सिंपल पे बैक पीरियड का कि इसमें हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर नहीं कर रहे। वो फैक्टर जो है वो ये है कि जो भी आप फ्यूचर इन्फ्लोज देख रहे हैं, ये ईयर 1 में 250,000, ईयर 2 में 400,000, ईयर 3 में 300,000 और ईयर 4 में 450,000, तो वैल्यू जो होती है मनी की वो ओवर टाइम डिक्रीज़ होती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है जी, आज जो 1,000 रुपये की वैल्यू है वो आज से 1 साल बाद 1,000 रुपये की वैल्यू जो होगी वो कम होगी। अगर आप आज से 1 साल बाद 1,000 रुपये अर्न कर रहे हैं, उसकी एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो आज के लिहाज से वो इट विल बी समथिंग लाइक 950 रुपीज़ या 980 रुपीज़। ओवर टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज। आज से 10 साल पहले 1,000 की वैल्यू क्या थी, वो ज़्यादा थी, उससे भी पहले और ज़्यादा वैल्यू थी। ओवर टाइम बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन मीन्स प्राइसेस का बढ़ना और बढ़ते चले जाना, बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस। इसको हम कहते हैं जी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इन्वेस्टमेंट जो हम आज कर रहे हैं दैट इज़ 800,000 रुपीज़, लेकिन जो फॉर एग्जांपल ईयर 2 में हमें 4 लाख इनफ्लो हो रहा है उसकी एक्चुअल वैल्यू 4 लाख नहीं होगी, इट विल बी समथिंग लाइक 380 या 370,000 रुपीज़, क्योंकि वो 2 साल बाद हमें अर्न हो रहा है 4 लाख। तो हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है आज के लिहाज से वो निकालनी है, और उसके लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू, के जो फ्यूचर इनफ्लोज हो रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो हमने निकालनी है जी। जैसे लिखा हुआ है नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV इज़ ए टाइप ऑफ फाइनेंशियल मॉडल ऑफ फोरकास्टिंग यूज इन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स दैट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द टाइम वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज, कि जो फ्यूचर में हमें इनफ्लोज हो रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अगर NPV नेगेटिव आए, इफ़ NPV इज़ नेगेटिव प्रोजेक्ट इज़ रिजेक्टेड, एंड इफ़ NPV इज़ पॉजिटिव प्रोजेक्ट इज़ एक्सेप्टेड। तो सिंपल सा रूल है, अगर माइनस में आ रही होगी वैल्यू तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, अगर पॉजिटिव आ रही होगी तो एक्सेप्ट कर देंगे। रेयर सिचुएशंस होती है इसमें, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ज़ीरो होता है NPV। कभी कभार ऐसे आ जाता है NPV अगर ज़ीरो हो तो उसका मतलब ये कि आपने अपनी रिकवर कर ली है इन्वेस्टमेंट। तो अब आप इन्वेस्टर पर डिपेंड करता है कि जी वो बिज़नेस लॉन्च करना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा, क्योंकि उसको लॉस तो नहीं हो रहा, ना उसको प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। एट द एंड ऑफ जो भी उसका टारगेट था आफ्टर द लेट्स से द एंड ऑफ 3 इयर्स उसने अपनी इन्वेस्टमेंट कम्प्लीटली रिकवर कर ली है।
तो मोस्ट लाइकली वो इन्वेस्टमेंट के बाद वो उसमें वो बिज़नेस को लॉन्च करेगा, क्योंकि उसके बाद उसको प्रॉफिट ही होगा, मोस्ट लाइकली फर्दर लॉस के चांसेस नहीं होंगे। एनीवे, सो एनपीवी के लिए जो है दो फार्मूलाज होते हैं। अगर आपको जो कैश इनफ्लोज हो रही हैं वो इक्वल कैश इनफ्लोज हैं हर साल, फॉर एग्जांपल आपको सेम अमाउंट जो है वो मिल रही है हर इंटरवल पे, तो उसके लिए एक फ़र्क फार्मूला है इवन कैश फ्लोज, यानी कि आपको जो कैश इनफ्लो है वो एक ही अमाउंट आपको बार बार रिसीव होगी हर साल के लिहाज से या हर महीने के लिहाज से, अगर आप कैलकुलेट तो इट इज़ द सेम अमाउंट। और एक है जी ऑड कैश इनफ्लोज के हर साल जो आपको इनफ्लोज हो रही है वो फ़र्क अमाउंट के लिहाज से। तो लेट्स से जी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन नेट कैश इनफ्लोज आर इवन, यानी कि दैट इज़ व्हेन ऑल नेट कैश फ्लोज आर इक्वल, उसका फॉर्मूला है जी एन पी वी इज़ इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय 1 - 1 प्लस आई रेज टू द पावर -n डिवाइडेड बाय आई माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो फार्मूला जो है उसके अंदर आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होंगी, क्योंकि आपको जैसे नीचे एग्जांपल गिवन है, सवाल में सारी चीज़ें गिवन होती हैं, सिर्फ पता होना चाहिए कि जी आर का क्या मतलब है। आर इज़ द नेट कैश इनफ्लो एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन ईच पीरियड। अब ये एक ही कैश इनफ्लो है क्योंकि वो इक्वल कैश इनफ्लोज आपको हो रही हैं, तो अमाउंट एक ही होगी आर की। उसके बाद आई इज़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पर पीरियड, ऑल्सो कॉल्ड हर्डल रेट या डिस्काउंट रेट। तो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो कि डिसाइड किया जाता है इन्वेस्टमेंट के वक्त किया जाता है कि जी हमें मिनिमम कितना एक्सेप्टेबल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, इन्वेस्टमेंट पे कितनी रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी गिवन होगा। आई आपको इट विल बी अ परसेंटेज वैल्यू, यानी कि उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद है एन इज़ द नंबर ऑफ पीरियड्स ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट एंड जनरेट कैश इनफ्लोज। तो नंबर ऑफ ईयर्स हो सकता है, नंबर ऑफ मंथ्स हो सकता है, वो आपको गिवन होंगे। ठीक है जी, अभी आपको फिगर्स गिवन है, एग्जांपल में लिखा हुआ है जी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ ₹243,000 फॉर वेंचर एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट नेट कैश फ्लो ऑफ ₹50,000 एवरी मंथ फॉर 12 months। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पर ईयर इज़ 1%। शुड यू इन्वेस्ट इन दिस वेंचर। तो आपको ये सारी चीज़ें गिवन है, इसको सिर्फ फॉर्मूले में डालना है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी बताई है जी 243,000, वो एज इट इज़ लिखी जाएगी फॉर्मूले में। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट नेट कैश फ्लो ऑफ ₹50,000 एवरी मंथ। तो इक्वल कैश फ्लोज आपको हो रही हैं हर महीने, तो आप ये आर की वैल्यू है, आर इक्वल 50,000, तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा फॉर 12 months। 12 months जो है वो एन है, एन की वैल्यू, तो -12 फॉर्मूले में फिर वो लिखा जाएगा, क्योंकि -n लिखा हुआ है इसलिए -12 हो जाएगा। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पर ईयर इज़ 1%। तो आपको आर की जो आई की वैल्यू है वो भी गिवन है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो 1% है, इसको आपने डेसिमल में लिखना तो वो 0.01 हो जाएगा, 1/100 तो 0.01। ये चीज़ें हम सारी फॉर्मूले में लिखें तो हमारे पास आंसर आता है जी एन पी वी इज़ इक्वल टू ₹319,754। ठीक है जी, विच इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू, तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एन पी वी पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि जी वी एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। अगर माइनस होता तो हम उसको रिजेक्ट कर देते। दैट वॉज फॉर इवन कैश फ्लोज। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है एन पी वी फॉर अनइवन कैश फ्लोज। जब हमें हर साल डिफरेंट कैश इनफ्लो हो रही हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, वो आपको गिवन है जी व्हेन नेट कैश फ्लोज आर अनइवन, दैट इज़ व्हेन नेट कैश फ्लोज वेरी फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। तो उसका फॉर्मूला है जी एन पी वी इज़ इक्वल टू R1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर 2 प्लस R3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर 3 प्लस जितने भी टाइम पीरियड्स हैं, लेट्स से जी 4 हैं तो फिर R4 तक ये बात जाएगी, और एंड पे माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, अब यहाँ पे वही वैल्यूज़ हैं। आई की वैल्यू क्या है जी, आई इज़ द हर्डल रेट, डिस्काउंट रेट या रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये परसेंटेज आपको बताएगी होगी सवाल में। फिर R1 जो है वो नेट कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड है, पहला साल या पहला मंथ, जो भी टाइम पीरियड डिफाइन है। R2 जो है वो नेक्स्ट पीरियड के लिए, R3 जो है वो थर्ड पीरियड के लिए, एंड सो ऑन। इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मूला गिवन है और उसका सोल्यूशन गिवन है। एग्जांपल है आपके सामने जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर वेंचर इज़ ₹120,000 एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट ₹30,000 द फर्स्ट ईयर। ठीक है जी, R1, ₹80,000 द सेकेंड ईयर, R2, एंड ₹40,000 द थर्ड ईयर, R3। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज़ 3%। शुड यू एक्सेप्ट दिस वेंचर। तो आपको जो वैल्यूज़ गिवन है आप सिंपली उसको फॉर्मूले में डालेंगे। अब R1 की वैल्यू 30,000 है, ठीक है जी, R1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई रेज टू द पावर 1। अब आई की वैल्यू गिवन है 3%, उसको हम डेसिमल में लिखें तो 0.03 हो जाएगा।
प्लस R2 की वैल्यू गिवन है जी 80,000 डिवाइडेड बाय सेम 1.03 1 प्लस 0.03 रेज टू पावर 2 हो जाएगा। R3 की वैल्यू 40,000 है और नीचे जो 1 प्लस आई की वैल्यू वो एज इट इज़ है रेज टू पावर 3 और एंड पे हम लिखेंगे जी माइनस 120,000 जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसने बताई हुई है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने जो है वो आंसर आता है ₹21,139.54 और पॉजिटिव वैल्यू है, इसके लिए हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। दैट इज़ हाउ NPV इज सॉल्व फॉर इवन एंड अनइवन कैश फ्लोज। ठीक है जी, यहाँ पे फिजिबिलिटी का टॉपिक ख़त्म होता है और आखिरी जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर में वो है जी पिटफॉल्स ऑफ स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। तो किस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो कॉमनली हो सकते हैं, एक स्मॉल बिजनेस मैनेजर को फेस करना पड़ते हैं, क्या चैलेंजेस उसके सामने आ सकते हैं। 10 हैं, अब ज़रूरी नहीं कि आप ये 10 के 10 जो हैं वो याद रखें, आप अपनी मर्ज़ी से भी जो आपको लॉजिकली लग रहा है कि इस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं बिज़नेस प्लान बनाते वक्त या उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। लेकिन ये एज अ गाइडलाइन जो आपके सामने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला है जी मिस जजिंग द लर्निंग कर्व ऑफ ए न्यू इंडस्ट्री। अगर एक नई इंडस्ट्री में आप एंट्री कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं प्रोडक्ट, बेशक एक्सपीरियंस है स्मॉल बिजनेस मैनेजर का स्मॉल बिजनेस को रन करने का, लेकिन उस इंडस्ट्री में उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो लर्निंग कर्व से मुराद है कि जो जब भी आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो आपको टाइम लगता है उसको सीखने में। और अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट है शख्स तो हो सकता है कि वो ये समझे कि जी ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं विद इन 6 मंथ्स। हालांकि मार्केट एनालिसिस के अंदर मैक्रो एनालिसिस, माइक्रो एनालिसिस, कस्टमर एनालिसिस, कंपैरेटर एनालिसिस हो सकता है इसमें इसको 1.5 साल लग जाएँ। और जब तक वो फिजिबिलिटी एनालिसिस की तरफ बढ़े या मार्केटिंग प्लान बनाने लगे या प्राइसिंग स्ट्रेटजीज करे तो उसको हो सकता है 2 साल लग चुके हो। बाय दैट टाइम ऐसी बात है इन्वेस्टर जो है वो काफ़ी तंग आया होगा और वो चाह रहा होगा कि जल्द से जल्द इसको लॉन्च किया जाए या फिर मुझे बताया जाए कि ये कब तक ये चीज़ जो है प्रॉफिटेबल होगी। तो अगर वो उसको मिस जज करता है, अपनी कैलकुलेशन जो है टाइम के लिहाज से प्रॉपर नहीं करता, तो बिजनेस प्रॉपरली वो रन नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इनिशियल हमने जो स्टेजेस डिस्कस की थी एक बिजनेस प्लान को बनाते वक्त, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाया जाए। स्वॉट एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस, 5 फोर्सेस मॉडल, उन चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगाया जाए। मार्केट में जो मार्केट रिसर्च का जो काम है वो उसमें काफ़ी टाइम लगाया जाए। और जब तक उसके पास ऐसा डेटा ना हो जिसको वो ट्रस्ट कर सके तब तक वो इस तरफ ना बढ़े, फिजिबिलिटी की तरफ या ब्रेक इवन एनालिसिस की तरफ या प्राइसिंग स्टडीज़ की तरफ। ये चीज़ें बाद में करनी चाहिए जब उसको कॉन्फिडेंस हो अपने डेटा के ऊपर। उसके बाद जी क्रिएटिंग ए बिजनेस विदाउट कंज्यूमर फीडबैक, हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कितना इंपॉर्टेंट होता है कि कस्टमर से फीडबैक लिया जाए, उनकी एक तो ऑडियंस प्रोफाइल बनाई जाए डेमोग्राफिक्स के लिहाज से कि जी कस्टमर है कौन आपका, जेंडर के लिहाज से, इनकम, एज, एजुकेशन, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। फर्दर भी इसको आप फर्दर सेगमेंट्स कर सकते हैं, साइकोग्राफिक्स सेगमेंटेशन उसको कहते हैं, जैसे कि लाइफ स्टाइल की बेस पे डिफरेंट सेगमेंट्स बनाएं। बाइंग बिहेवियर के लिहाज से कुछ लोग बहुत लॉयल होते हैं, कुछ लोग वैरायटी सीकिंग बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। मोटिवेशन क्या है आपके कस्टमर की खरीदने की, प्रोडक्ट के बारे में परसेप्शन क्या है, तो ये चीज़ें भी कंसिडर करनी चाहिए। कस्टमर फीडबैक लें, उसकी क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं और क्या डिमांड्स हैं, ये भी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि इसमें डिफरेंस होता है थोड़ा। सो दैट इज़ कंज्यूमर फीडबैक। उनकी क्या सजेशंस हैं, क्या उनकी कंप्लेंट्स हैं, अगर कोई प्रोडक्ट आपका ऑलरेडी मार्केट में है उसको मद्देनज़र रख के नया प्रोडक्ट बनाया जाए या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन किया जाए। उसके बाद है कॉम्प्लिकेटिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस, जितना एक प्रोडक्ट मुश्किल होगा इस्तेमाल करने में, समझने में, उतना ज़ाहिर सी बात है लोग हिचकिचाएंगे उसको इस्तेमाल करने से। सो यू हैव टू मेक द प्रोडक्ट यूज़र फ्रेंडली, उसको इस्तेमाल करने में वो आसान हो चीज़ और लोगों की जो नीड है वो ईज़िली सेटिस्फाई हो यूजिंग द प्रोडक्ट। ऐप्स की मिसाल ले लें, जो ऐप ईजी टू यूज़ होती है लोग उसको इस्तेमाल शौक से करते हैं, जैसे क्रीम की ऐप है या इन सम केसेस जैसे जितनी भी आपकी फ्रेंचाइज की ऐप्स होती हैं, टेलीकॉम की ऐप्स, तो अगर वो आसान है इस्तेमाल करनी तो लोग फिर ऑनलाइन परचेसेस करेंगे यूजिंग दोज ऐप्स। फिर जी पुटिंग पर्सनल बायस इनटू मार्केटिंग, ये चीज़ हमने मार्केट रिसर्च के टॉपिक में भी डिस्कस की थी कि आपने न्यूट्रल रहकर मार्केट रिसर्च करनी है अगर प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है। तो कई दफ़ा मैनेजर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी एक प्रोजेक्ट के साथ, उनकी अपनी ईगो इन्वॉल्व हो जाती है कि जो मैंने हर हालत में इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है और उसको कामयाब बनाना है। एक अच्छा जो मैनेजर होता है वो अपने आप को न्यूट्रल रखता है और वो डेटे की बेस पर डिसाइड करता है। बेशक आपको प्रोडक्ट पसंद हो पर्सनली और आप का अपना जो है वो आइडिया हो मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे वो आप लॉन्च कर रहे हो, लेकिन अगर जो डेटा या फीडबैक आपको मिल रहा है मार्केट से वो ये शो कर रहा है कि प्रोडक्ट मोस्ट लाइकली कामयाब नहीं होगा, तो उस वक्त फिर आपको अपनी पर्सनल जो बायस है, जो अपनी ओपिनियन है, उसको साइड पर रखना होगा और जो बिज़नेस के लिए बेस्ट डिसीजन है आपने वो लेना होगा।
उसके बाद है जी लूजिंग फोकस बिकॉज ऑफ कंपटीशन। बेशक कंपेरेटर एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना टू द पॉइंट कि आप बाकी चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रख रहे, फोकस नहीं कर रहे, सप्लायर को नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे, या डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से या कस्टमर के लिहाज से इंपॉर्टेंस आप नहीं दे रहे अपने बिजनेस प्लान को, तो तब भी इश्यूज हो सकते हैं। बेशक कंपेरेटर के बारे में एनालिसिस होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसका पोर्टफोलियो क्या है, उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, और अगर कुछ चीज़ों में वो बेहतर है प्रोडक्शन एंड पर या फिर मार्केटिंग एंड पे, तो उसको बेंचमार्क बनाना चाहिए। लेकिन इतना फोकस नहीं करना चाहिए कि आप हर चीज़ में उसको कॉपी कर रहे हो या हर चीज़ में उसके साथ मुकाबला जो है वो कर रहे हो। आपको डिफ्रेंसिएशन करनी चाहिए ताकि आप ऐसी चीज़ करें जो कि उसके लिए करना मुश्किल हो। उसके बाद है जी नेगलेक्टिंग टू डेलीगेट। डेलीगेट से मुराद है कि हर चीज़ जो है मैनेजर खुद ना करे, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को जो उसके अंडर काम करें उनको भी काम सौंपे। इसके कई फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि वो खुद जो है ओवर वर्क नहीं होगा, ओवर स्ट्रेस नहीं होगा, और जो उसके वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं जिसके अंडर काम कर रहे हैं, जब उनको अथॉरिटी दी जाएगी तो वो उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन बढ़ेगी। और ये रिसर्च में देखा गया है, एचआर रिसर्च के अंदर, कि जी जब आप वर्कर को ऑटोनॉमी देते हैं, पावर देते हैं अपना काम अचीव करने के लिए, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, आप जो उसको डेडलाइन दे रहे हैं और टारगेट बता रहे हैं और वो जिस तरह से अचीव करता है वो उसकी मर्ज़ी है कि कैसे वो अचीव करेगा अपना काम विद इन दैट टारगेट, तो ज़्यादा मोटिवेशन के साथ काम करता है, ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। तो डेलीगेशन जो है उसके कई फ़ायदे हैं। उसके बाद ओवरलुकिंग द बेसिक्स। बेसिक्स हमने जो बात की थी जी, विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, अक्सर लोग उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। या स्वॉट एनालिसिस बड़ा सिंपल सा एनालिसिस है, लेकिन उसको लोग अक्सर इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। तो बेसिक्स जो आपके हैं बिजनेस प्लान में, जो पहले 2-3 पॉइंट्स हैं, स्वॉट एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस, इनको इंपॉर्टेंस दें, इस पर बहुत फोकस करें। प्राइसिंग के अंदर जो जेनेरिक स्ट्रेटजीज होती हैं उन पर बहुत फोकस करें। उसके बाद है जी हॉल्टिंग पर्सनल एजुकेशन। एक स्मॉल बिजनेस मैनेजर जो है वो उसको चाहिए कि अपनी एजुकेशन जो है उसको ना छोड़े, जितनी नॉलेज और ले सकता है उसमें इजाफा करे। और अगर कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहिए उसको फोरकास्टिंग के अंदर, तो उसको सीखे। कई फोरकास्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, सप्लाई चेन के लिहाज से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, रिसर्च के लिहाज से सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कि सीखने चाहिए एक स्मॉल बिजनेस मैनेजर को, ताकि वो किसी और पर डिपेंड ना करे, वो खुद ही ये काम कर सके। उसके बाद है जी बिकमिंग इम्पेशेंट विद द प्रोसेस। जो पूरा प्रोसेस है बिज़नेस लॉन्च करने का, उसको मैनेज करने का, इसमें कई हर्डल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, और आपने पेशेंट रहना है। उसमें आपने अपना जो है वो एक जो एंड गोल है उस पर आपने फोकस रखना है, और बिल आखिर वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। और एंड पे है जी फियरिंग फेलियर। अक्सर स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो फेल होते हैं, तो इससे डरना नहीं चाहिए। इवन कामयाब बिजनेस जो होते हैं उनको भी कामयाबी तक पहुंचाने में कई जो हैं आपको फेलियर्स होंगे, उनसे सीखना चाहिए। फेलियर को हमेशा एज अ लेसन कंसिडर करना चाहिए कि आप किस तरह से फर्दर इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। हर फेलियर जो है उसमें सीखने के लिए आपके लिए कई चीज़ें होंगी, जो कि आप नेक्स्ट जो फेज़ होगा उसमें वो इम्प्रूवमेंट्स करके आप नए सिरे से और बेहतर तरीके से जो है बिज़नेस प्लान बना सकते हैं। दैट इज़ पिटफॉल्स ऑफ स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। कंटिन्यू रखेंगे जी डिस्कशन हम अपनी इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड दैट इज़ ऑल। इसके बाद 2-3 ही टॉपिक्स रह गए हैं। मतलब एक है टॉपिक हमारा एचआर के लिहाज से, हाउ टू मैनेज ह्यूमन रिलेशंस इन स्मॉल बिजनेसेस, एंड आफ्टर दैट एक हम कोशिश करेंगे क्विज़ भी कर लें, ताकि आखिरी लेक्चर में वी हैव वन क्विज़ रिमेनिंग। थैंक यू।